संगीत की दुनिया अपने आप में बड़ी यूनिक दुनिया है, जहाँ पर आपने कहा कि उत्पत्ति होती है, जो उद्गम है वो है म्यूज़िक डायरेक्टर, और वो उद्गम में सहयोग करते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर को डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी कहानी सुनाकर जी। उसके बाद जब गाना कंपोज होता है, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनके पास ऑलरेडी 1000 गाने हैं जी। कई लोगों के पास आप बोलो 2 मिनट में, वो तो कहते हैं कि हम बोनट में बना देते हैं। जी, एक अलग यूनिक स्टाइल है लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या स्टाइल है? मेरी स्टाइल यही है पांडे जी, पहले भी मैंने आपसे कहा कि मैं जब कोई चीज़ या किसी सिचुएशन को सुनता हूँ तो मैं उसके एहसास को पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि वो इमोशन क्या है। तो एक एग्जांपल बताइए, एक डायरेक्टर ने एक चीज़ बोली आपको, एक कहानी सुनाई, फिर आपने क्या सोचा, फिर आप कब गए हारमोनी में बैठने और फिर आपने क्या क्या किया, पूरा प्रोसेस सुनाइए। जैसे जब मैंने तुम ही हो बनाया था आशिकी 2 के लिए, ठीक है, तो हमारे जो डायरेक्टर है मोहित सूरी, वो एक ऐसा गीत चाह रहे थे कि जिसमें एक जीवन में एक ठहराव आ जाता है, जब आपको लगता है कि अब जो है मुझे, ये मैं उस किरदार की बात कर रहा हूँ ना, आरजे जो हमारे थे आदित्य रॉय कपूर, कि अब जो है मुझे भागना नहीं है, अब मुझे जो है ठहराव, हाँ, कि अब मेरा जीवन जो है, इसके लिए वो आपने देखा होगा फिल्म में वो अपनी सफलता को भी उसके नाम कर देता है। उसका दोस्त जो होता है आके बोलता है कि यू नीड द सक्सेस राइट नाउ, क्योंकि तुम जो है नीचे जा रहे हो। तो वो अपने आप को इग्नोर करके उसके उस लड़की के अंदर, आरोही के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मेरी जिंदगी अब तुम ही हो, मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तो ये एक एहसास था, पहले ये गीत नहीं था। बराबर है। तो उस एहसास को समझा मैं, हम 2-3 बार मिले, मोहित बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, कई बार सीन भी दिखाते हैं मुझे एक्टर कैसे बोलेगा, तो उन्होंने बाकायदा करके दिखाया था मुझे। अच्छा। हाँ, कि उनका एक झगड़ा होगा, एक आर्ग्यूमेंट होगा, और आरोही जो है वो रूट कर जो है घर से चली जाएगी, और फिर ये भागते हुए जाएगा सड़क पर, और बरसात होगी, और वो कहेगा कि नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि नाउ यू आर एवरीथिंग फॉर मी। वहां से गाना शुरू होता है, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, जो आइकॉनिक आशिकी का पोज है। तो ये सब उन्होंने मुझे कहा, और वो मैंने बहुत उनको सुना। फिर जाते जाते दरवाजे पर मैंने उनसे पूछा कि मोहित, हमने काफ़ी बातें की, लेकिन इस पूरे संवाद को अगर आप एक लाइन में कहोगे तो क्या बोलोगे, क्या होना चाहिए गीत? क्योंकि मुझे लगा कि हमने कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल, थोड़ा ज़्यादा हो गए थे हम। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो है नहीं। सोचा, फिर बस जाते जाते वो बोले तुम ही हो, और चले गए। सिर्फ तुम ही हो। तो वो जो 3 अल्फाज है वो मेरे साथ रह ले। फिर मैं वापस अपने पियानो पर गया, आमतौर से पियानो पे ही मैं कंपोज करता हूँ, और सबसे पहले तुम ही हो से भी पहले आया क्योंकि। अच्छा। हाँ, और फिर मैंने क्योंकि तुम ही हो, सबसे पहले ये धुन आई, और फिर मैंने हम तेरे बिन बनाया, और फिर जो है अंतरा, और फिर गाना आगे बढ़ा। लेकिन इस किस्म के जो कन्वर्सेशन होते हैं, कम से कम मेरे लिए पांडे जी ये बहुत कीमती है, मेरे अनुभव के लिए भी और परिणाम के लिए भी, दोनों के लिए बहुत कीमती है। बहुत बड़ी बात है कि आप उस चीज़ को महसूस फील करना पड़ता है। तो आपने बताया क्योंकि तुम ही हो, कुछ और नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, और होता भी है। होता है। फिर क्या करते हैं? फिर अलग अलग अच्छे अच्छे गाने आते हैं। और ये देखिए, ये मेरा, ये तर्जुमा मेरा था। मुझे लगा कि वो ऐसे होगा। अगर वो किसी और कंपोजर के पास होता, वो भी शायद अपने तरीके से, वो शायद ऊंचे स्वर में होता ना। तुम ही हो जो है ऊपर स्वर, क्योंकि मैंने जो है बहुत उसको जो है मिड में रखा है, एफ माइनर की है गाने का, वो बहुत ऊंचा सुर नहीं है। इनफैक्ट गाना शुरू ऊपर होता है कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम। तो देखिए, आप जब आप गाने के हृदय पे आते हो, वो मधुर हो जाता है, वो धीमा हो जाता है, वो ठहर जाता है। हाँ, फिर आपने शुरू किया क्योंकि तुम। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। फिर उसके बाद आपने, जब ये आपका सुर मेलोडी बन जाती है जी, उसके बाद क्या करते हैं आप? फिर उसका जो है, उसकी सजाहट होती है, इसका जो इंटरल्यूड है वो भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि तुम ये भी वही कह रहा है। ये सुर अलग है, लेकिन ये वही कह रहा है कि ये तुम ही हो को सेलिब्रेट कर रहा है। उसका जो उत्सव है वो चल रहा है।
कितना मायने रखता है ये जो कंपोजिशन तो खैर हो ही गई उसके बाद जो ये मिक्सिंग होती है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? प्रोग्रामिंग, अरेंजमेंट। बिल्कुल। क्या बोलना चाहेंगे अरेंजमेंट के बारे में? आपको किस गाने का अरेंजमेंट बहुत कमाल लगता है? आपकी ही फिल्म का हो, किसी और ने बनाया हो, लेकिन आपको लगता है कि अनुराग ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे मुझे याद है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में जैसे हीरो का अपन ने बात की जी, वो तो अरेंजमेंट ही रहा होगा ना कहीं से। बहुत अरेंज, कड़क। मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से बेहतर अरेंजमेंट इस देश ने देखा नहीं है ना? कमाल है भाई साहब। कोई भी गीत आप देख लीजिए। हाई, मैं कल मेरा गाँव मेरा देश के गाने सुन रहा था। ओहो, उसके जो अरेंजमेंट्स है, मैं आज आने जा सुन रहा था, उसका तो इंट्रो है, 1 मिनट का तो उसका इंट्रो है। तो ये और फिर धीरे से बिल्कुल जब क्या शुरू होता है, बहुत सुंदर। और लता जी ने गाया है। हाँ सच। लता जी ने। तो अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कई लोग सिंगर बनना चाहते हैं, और कोने कोने में, वर्ल्ड के कोने कोने में लोग बैठे हुए हैं। अरेंजमेंट क्या चीज़ है, कहाँ से कैसे अच्छी बनी है, कौन कौन से गाने याद आते हैं अरेंजमेंट के हिसाब से? अरेंजमेंट के मैं अगर आपको प्रधान जो गाने हैं उसके बताओ तो मैं शायर तो नहीं, ओके। उसका अरेंजमेंट जो है बहुत खूबसूरत है। और आप बताइए कौन सा कैसा है? जैसे ता ता तरा ता तरा ता तरारा दरारा तरारा दरारा तरारा धीरा दरारा ता दरारा तरारा तन 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 प्यार का नाम मैंने। ओ क्या बात है। हाँ कमाल है ना, बिल्कुल गौरी नहीं क्या। और ये चीजें जो है मतलब छुप जाती, लोग जो मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन लोग मदहोश हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि जो है जो ये बज गाना रहा क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, इतना एक जीवित चीज जो है चल रही है इसके साथ में। दूसरा गाना कौन सा याद आता है? अरेंजमेंट की हम बात करें तो AGOG, ओके। राम लखन का। अच्छा। तो उसका जो वो वो तो एंड है, वो देखिए वो आइकॉनिक एंड है, उसमें कोई सुर भी नहीं है। हाँ। लेकिन धिंग क्रांग धिंग धिंग क्रांग धिंग क्रांग, वो पूरा एक मतलब एक आवर्तन है वो पूरा। और वो किरदार को स्थापित करने में कितना उसका योगदान है। आप अनिल कपूर के किरदार से जनाधीन था वही याद आता है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वो संगीत ने, उस अरेंजमेंट ने उसको स्थापित किया है। तो ये सिनेमा से जुड़ी हुई बातें हैं सब। एलपी है ना ये भी एलपी है। ओहो। और बताइए भाई अरेंजमेंट के बारे में बताइए। अच्छा, बेस्ट अरेंजर कौन लगा आज तक आपको? नाम लेना चाहें तो आप प्लीज। बिल्कुल ले सकते हैं। सबसे मेरे फेवरेट है कि मेरे पापा ने जो नदीम श्रवण के लिए जो अरेंजमेंट्स किए हैं, क्योंकि उनका पूरा अरेंजमेंट, साउंड डिजाइन, अच्छा पिताजी ने किया? बिल्कुल वही करते हैं। अच्छा। आशिकी 1 से लेकर उनकी आखिरी फिल्म तक जो उन्होंने साथ में की। अच्छा। तो वो जैसे सांसों की जरूरत का जो गिटार पीस है, बिल्कुल वो मेरे पापा का बनाया हुआ है। अरे वाह। तो ये जो योगदान है ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती। लोग समझते नहीं इस बात को, है ना? अच्छा, ये बहुत अच्छा है। और बताइए। और अमर हल्दीपुर साहब है। अच्छा, कौन सा गाना है उनके? उन शहंशाह का जो म्यूजिक है उनका कंपोज किया हुआ है अमर उत्पल के नाम से। तो उसके अरेंजमेंट्स जो है, जब भी अमिताभ जी स्क्रीन पर आते हैं शहंशाह में, जब वो सांसों की आवाज़ और वो हाथ में जो उसके पीछे का जो म्यूजिक है वो कितना बेहतरीन है। अंधेरी राहों, बिल्कुल सुनसान राहों पर। बहुत खूबसूरत। क्या बात है। और कौन से अरेंजमेंट के बारे में बताओ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ यार, क्योंकि ये नया एक जोन है जो बहुत कम लोग इसको गौर करते हैं, बहुत कम, और मुझे बहुत तकलीफ होती है जी यार क्या। और अगर वो अरेंजमेंट ही स्टार्टिंग ही बकवास हो जाए ना तो समझ में नहीं आता गाना कहाँ जा रहा है। जी, है ना? क्योंकि लोग तो सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर को समझते हैं, सिंगर को समझते हैं, अरेंजमेंट समझते नहीं है, नहीं समझते। जबकि छोटी छोटी बारीक वो खासतौर से मैं तो आर डी बर्मन को बोलना चाहूंगा। बिल्कुल उनके अरेंजर मतलब कौन थे? वो खुद भी करते थे। अच्छा, खुद भी करते थे। और उनकी टीम में आई थिंक बासुदा भी रहे हैं। अच्छा, मनोहरी दा भी रहे हैं। हाँ मनोहरी दा भी रहे, वो भी रहे हैं। मारुति जी भी रहे हैं। बहुत 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 हुनरमान लोग थे उनके टीम में। और पंचम दा खुद भी करते थे, बहुत सारे आइडियाज मिलकर डेवलप करते थे। आप खुद भी करते हैं अरेंजमेंट? मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा, सब मेरे सारे गाने खुद ही अरेंज करते हैं आप? बिल्कुल, मौला मेरे मौला से लेके गदर 2 तक मैंने सारे गाने। अच्छा, आपके कोई अरेंजर नहीं है? जी, मैं खुद ही करता हूँ। आई शाबाश। तो ये तो बड़ा, क्योंकि मुझे पापा ने ये सिखाया कि गाने से पहले माइक लगाना सीखो। सही बात है। तो वो उसी नियम पर हम जो है बड़े हो गए। और ये देखिए, ये परिवारवाद की जब बात आती है तो सिखाई तो वही हुई ना? तो सिखाई वही हुई। तो मैं उसको बोझ की तरह नहीं, मैं उसको आशीष की तरह लेता कि मुझे फ़ख्र है कि मैं इस परिवार में बड़ा हुआ। इस परिवार ने मुझे जो ज्ञान दिया, मुझे संस्कार दिए,
मुझे ये सारे नियम बताए, और अगर इस कारण से मेरे ऊपर कोई प्रश्न उठता है तो मैं उसको भी अपने सीने पर लेने के लिए तैयार हूँ कि हर बार मैं आऊँगा तो मैं इसी परिवार, इसी नाम के साथ जुड़ना चाहूँगा और इसी संघर्ष से जुड़ना चाहूँगा। स्ट्रगल होता है भाई, लोग कहते हैं संघर्ष बहुत होता है, बहुत संघर्ष किया मैंने, चाहे सिंगर हो चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो काम कर रहे हो और आपको पसंदीदा काम है तो इसमें संघर्ष किस बात का? वो उस पर भी डिपेंड करता है पांडे जी कि आप संघर्ष का अनुवाद क्या है। क्या है आपके हिसाब से, क्या है? मेरे लिए संघर्ष वो है, देखिए मुझे लगता है जीवन बिना संघर्ष के जीवन है ही नहीं, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि मेरे लिए संघर्ष एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। मेरे लिए भी नहीं है। नहीं, आप संघर्ष करते हैं, आप कई बार, और मैं संघर्ष को जो है उसको गुस्से से या वायलेंस से या नेगेटिविटी से नहीं जोड़ता। कई बार आप खामोश रहते हैं, वो भी संघर्ष है। कई बार आप अपने चरित्र को बचाने के लिए आप कुछ अपशब्द बोलते बोलते रुक जाते, अपने गुस्से को पी जाते, वो भी संघर्ष है। तो वहां पर आपने क्या कहते हैं, अटैक करने के लिए नहीं, बचाव करने के लिए संघर्ष किया है। अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जबान को बचाने के लिए, अपने संस्कार को बचाने के लिए, अपने परिवार के माहौल को बचाने के लिए संघर्ष किया है। ये भी संघर्ष है। तो मुझे लगता है कि संघर्ष जीवन में बहुत ज़रूरी है। और कुछ संघर्ष अंदरूनी होते हैं, कुछ क्रिएटिव संघर्ष होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें धुन नहीं मिलती, हम जो खोज रहे वो हमें नहीं मिलती, फिर क्या करते हैं आप? संघर्ष। अच्छा। कई बार मैं रात को सो नहीं पाता, अगर मैं जो मेरे मन में ख्याल है, एक ढांचा बना है गाने का, मैं सुन नहीं पा रहा उसको, लेकिन मेरे मन में है, वो जहन में है लेकिन कानों में नहीं है। देखिए ये संघर्ष है। कौन से गाने के साथ ऐसा हुआ? तेरे बिन, जो मेरा गाना था, जो आतिफ असलम ने गाया था। हाँ। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। तो मैं उस किस्म की आवाज़, उसका जो हार्मनी है, उसका जो माहौल है, उसका ग्रूव है, मैं वैसा गाना करना चाह रहा था, लेकिन ये धुन आ नहीं रही थी। तो और आज भी ऐसा होता है कि मुझे जब कोई ब्रीफ मिलता है लेकिन उस पर मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं खाना छोड़ देता हूँ, मैं बाहर जाना छोड़ देता हूँ, मैं किसी सोशल फंक्शन में नहीं जुड़ पाता हूँ, मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं करता हूँ, 2-2 3-3 दिन तक फ़ोन बंद रहता है। ये भी संघर्ष है और ये ज़रूरी है। संघर्ष है क्योंकि हम जीवित हैं। सही बात ना, मृत्यु के बाद क्या संघर्ष होगा? जिंदा है मतलब संघर्ष है। बिल्कुल। मृत्यु के बाद क्या है? किसी म्यूजिक डायरेक्टर की जिंदगी में सबसे पीक पॉइंट क्या होता है? जब गाना आप सुनते हैं, जब पहला बीज डालते हैं, अरेंजमेंट हो जाता है, सिंगर आके गा जाता है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर की जिंदगी में पीक क्या होता है कि जब गाना पॉपुलर हो जाता है? आपको सबसे ज्यादा मजा मेरे कब क्रम आता है? में पांडे जी पॉपुलैरिटी सबसे आखिर में आता है। ओके। मुझे लगता है जो ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है, वो जो, जैसे मैंने आपको तुम ही हो को बताया कि वो जब आमद होती है, हाँ, वो, क्योंकि उसके बाद में सब आसान है। उसके बाद में निखारना, उसको बढ़ाना, मेल वर्जन, फीमेल वर्जन, सूफी वर्जन, वो सब होते रहेंगे। फिर पूरी दुनिया खुली हुई है। लेकिन वो जो ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है, वो बहुत उसको मैं गॉड मोमेंट बोलता हूँ। और आपको मजा भी उसी में आता है? बहुत ज़्यादा।